अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं दैट इज ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, जिसको लिखने वाले हैं टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत डोमिनेंट नेम है। ये एक अमेरिकन इंग्लिश पोइट भी थे, प्ले राइट भी थे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के एक लिटरेरी क्रिटिक भी थे। इन्होंने क्रिटिसिज्म के अंदर अपना बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है। जो हमने रिस्पेक्टिव टॉपिक डिस्कस करना है वो भी क्रिटिसिज्म का ही पार्ट है। इनको इनके राइटिंग की बेस पे, इनके कंट्रीब्यूशन की बेस पे 1948 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर भी मिला था। तो जो इनका रिस्पेक्टिव वर्क है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ये एक ऐसे है। इस ऐसे को इन्होंने जब पब्लिकेशन करवाई तो फर्स्ट टाइम इनकी पब्लिकेशन जो थी वो द इगोइस्टिक में हुई थी। द इगोइस्टिक बेसिकली एक लिटरेरी मैगजीन था जिसका प्रेजेंट टाइम में नेम इंग्लैंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडर्निस्ट पीरियोडिकल काउंट होता है। लेटर ऑन इसकी पब्लिकेशन द सेक्रेड वुड में हुई। द सेक्रेड वुड टी.एस. एलियट की फर्स्ट बुक थी लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ऊपर, जिसकी पब्लिकेशन डेट 1920 थी। एनी हाउ इस ऐसे को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, जिसमें ट्रेडिशन के बारे में बात की गई है। सेकंड है हमारे पास जो पार्ट वो है द थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री। अगेन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी। इसको हम लोग सेपरेट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सेपरेटली पेपर में क्वेश्चंस के तौर पे भी पूछा जाता है। एंड थर्ड पार्ट है द कंक्लूजन, द पोएट सेंस ऑफ ट्रेडिशन एंड द इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री आर कंप्लीमेंट्री थिंग्स। ठीक, ये कंक्लूजन होगा इसका। अब हम वन बाय वन इन तीनों पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। पहले बात करें द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन की। तो इसमें होता क्या है, टी.एस. एलियट पहले ट्रेडिशन के बारे में बताते हैं कि ट्रेडिशन यानी कि पास्ट वो चीज़ है जिसे इंग्लिश के पीपल, इंग्लिश राइटर्स हो जाएं या इंग्लिश क्रिटिक हो जाएं, या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ओवरऑल इंग्लिश मैन हो जाएं, वो ट्रेडिशन को नेगेटिव वे में काउंट करते हैं, नेगेटिव कैटेगरी पे रखते हैं। वो कहते हैं कि हम लोगों को ट्रेडिशन को साथ लेके नहीं चलना चाहिए, हम लोगों को पास्ट को साथ लेके नहीं चलना चाहिए, हम लोगों को पास्ट को छोड़ देना चाहिए। और वो कहते हैं seldom perhaps does the word appear except in a phrase of censure, means to say that कि कभी कभी ही ट्रेडिशन का वर्ड यूज किया गया है, और अगर यूज भी किया गया है तो नेगेटिव वे में, यानी कि सेंसर होता है क्रिटिसिज्म करना, किसी चीज के ऊपर हार्श क्रिटिसिज्म करना, तो नेगेटिव वे में ही यूज किया गया हुआ है। तो फ्रेज ऑफ सेंसर मतलब कि इंग्लिश राइटिंग के अंदर जो ट्रेडिशन का वर्ड है वो पॉजिटिव वे में नहीं देखा जाता। फिर वो कहते हैं इंग्लिश मैन का एटीट्यूड टुवर्ड्स फ्रेंच लिटरेचर। कहते हैं कि इंग्लिश मैन जो है ना वो अपने ऊपर प्राउड फील करते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्रिएटिविटी रखते हैं, और अपनी इस क्रिएटिविटी की बेस पे इंग्लिश मैन अपने आप पे प्राउड फील करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो फ्रेंच है ना वो क्रिटिकल राइटिंग करते हैं। फ्रेंच जो है ना वो क्रिटिकल मेथड के ऊपर बिलीव करते हैं, और क्रिटिकल मेथड लिंक्ड है ट्रेडिशन के साथ, पास्ट के साथ, जबकि क्रिएटिव राइटिंग लिंक्ड है प्रेजेंट के साथ। कहते हैं फ्रेंच जो है वो शुरू से पास्ट को देख के अपनी जो राइटिंग है उसको कंटिन्यू रखते हैं और उसको क्रिटिकल वे में डिस्कस करते हैं, जबकि जो इंग्लिशमैन है वो सिर्फ कंक्लूजन की बात करते हैं, वो पास्ट को वैल्यू नहीं देते, पास्ट को छोड़ देते हैं। तो जब टी.एस. एलियट यहाँ पे इंग्लिश और फ्रेंच का कंपैरिजन करते हैं, वहाँ पे ये बताते हैं कि जो फ्रेंच है ना उनका एटीट्यूड ज़्यादा अच्छा है इंग्लिश के मुकाबले में, इंग्लिश मैन के मुकाबले में, क्योंकि जो फ्रेंच है वो लेस स्पॉन्टेनियस होते हैं, जबकि इंग्लिश फॉरेन से जो हुआ वो कह दिया, ये एक्ट करते हैं। जैसे स्क्रीन पे कोटेशन देखें, वी ओनली कंक्लूड
We are such unconscious people that the French are more critical than we, and sometimes even plume ourselves a little with the fact as if the French were less spontaneous. तो यहाँ पे जो एलियट है वो क्रिटिकलिटी को फेवर दे रहे हैं, कहते हैं फ्रेंच बहुत अच्छा काम करते हैं, कहते हैं क्रिटिसिज्म तो एक इनएविटेबल है जैसे कि ब्रीदिंग, यानी कि अनेबल टू बी अवॉइडेड, एक ऐसी चीज जिसको अवॉइड ना किया जाए, एक ऐसी चीज जो कि जरूरी है। इसके बाद टी.एस. एलियट फिर बात करते हैं ट्रेडिशन की। वो कहते हैं कि जब इंग्लिश मैन किसी भी पोएट के वर्क को एनालाइज करते हुए एडमायर कर रहे होते तो किन पर्सपेक्टिव से एडमायर कर रहे होते हैं कि ये तो यूनिक है, इसमें तो न्यूनेस है, ट्रेडिशन का कोई भी एलिमेंट ही नहीं है, अपने प्रेडिसेसर्स पोएट से तो हट के लिखा है इसने, न्यूनेस एंड यूनिकनेस इंट्रोड्यूस करवाई है। ये तो इसने इंडिविजुअलिटी बेस पे काफ़ी अच्छा एक लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस कर दिया है, ठीक। लेकिन टी.एस. एलियट कहते हैं ऐसा इन रियलिटी होता नहीं है। कोई भी इंडिविजुअल राइटर, इंडिविजुअल पोइट, कोई भी हो, वो अपने इंसेस्टर्स के साथ कहीं ना कहीं लिंक होता है, वो अपने इंसेस्टर्स को छोड़ता नहीं है। कोई भी राइटर तभी अच्छा वर्क प्रोड्यूस कर सकता है जब वो ट्रेडिशन को साथ लेके चलता है। कोई भी राइटर ट्रेडिशन को नहीं छोड़ सकता। इवन टी.एस. एलियट कहते हैं कि कोई भी हमारे पास लिटरेरी वर्क है, वो लिटरेरी वर्क तभी अच्छा होगा जब किसी भी इंडिविजुअल ने उसको प्रोड्यूस किया, वो तभी अच्छा होगा जब उसके अंदर जो डेड पोइट्स हैं उनका हम लोग को मिरर नजर आए। डेड पोइट्स मतलब जो ट्रेडिशन के पोइट्स थे जो अब प्रेजेंट टाइम पे नहीं है। कहता है अगर कोई राइटर प्रेजेंट टाइम पे कोई भी ऐसा वर्क प्रोड्यूस करता है जिसमें डेड पोइट्स यानी कि जो पास्ट में पोइट्स थे उनका रिफ्लेक्शन नजर आए, तभी वो वर्क अच्छा वर्क होगा, वरना वो वर्क अच्छा वर्क नहीं होगा। और वो कहते हैं कि जितने भी वर्क्स अब तक प्रोड्यूस हुए हैं उन सब वर्क्स के अंदर जो पास्ट के राइटर्स थे वो रिफ्लेक्ट होते हैं, तो इसलिए हम ट्रेडिशन को और पास्ट को छोड़ नहीं सकते। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअलिटी गो टुगेदर, ये साथ साथ चलती हैं। ये कहते हैं कि ट्रेडिशन इज अ मैटर ऑफ मच वाइडर सिग्निफिकेंस, इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड एंड इफ यू वांट इट यू मस्ट obtain it by great labor. It involves in the first place the historical sense. यहाँ पे ये ट्रेडिशन की जो वैल्यू है, जो सिग्निफिकेंस है, उसको एम्फोसाइज करते हुए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है ट्रेडिशन, कोई भी इसको विरासत में नहीं ले सकता। अगर किसी ने ट्रेडिशन को लेना तो उसको सख्त मेहनत करनी होगी ट्रेडिशन को साथ लेके चलने के लिए। इट इन्वॉल्व इन द फर्स्ट प्लेस द हिस्टोरिकल सेंस, ये हिस्टोरिकल सेंस के अंदर आता है। और हिस्टोरिकल सेंस क्या है? इनएविटेबल है फॉर एनी पोएट, किसी भी पोएट के लिए इनएविटेबल होती है, यानी अनअवॉइडेबल होती है, जिसको कोई भी पोएट अवॉइड नहीं कर सकता, उसको साथ लेके चलना पड़ता है हिस्ट्री को। और इस हिस्टोरिकल सेंस के अंदर जो पोएट लिखने जा रहा होता है उसको सिर्फ अपनी जनरेशन के बारे में नहीं लिखना होता, बल्कि होल एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में लिखना होता है। होमर है, वर्जिल है, उनके टाइम का जो लिटरेचर है उनके बारे में लिखना होता है। तो इट मीन्स जो ट्रेडिशन होता है, जो पास्ट होता है, वो डेड चीज़ नहीं है, वो अलाइव चीज़ होती है, क्योंकि ट्रेडिशन हमारी पोइट्री के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, जिसको हम साथ साथ लेके चल रहे होते हैं। होमर का टाइम देख लें, वर्जिल का टाइम देख लें कि कितना ज़्यादा पुराना टाइम है, स्टिल वो हमारे लिटरेचर के थ्रू अलाइव है। तो ट्रेडिशन को साथ लेके चलना जब वर्क्स प्रोड्यूस किया जाता है तो ये करता है, ये दो डिफरेंट थिंग्स को हार्मोनाइज कर रहा होता है, यानी कि टाइमलेसनेस और टेम्पोरलिटी, इन दोनों को, जो कि पोएट के वर्क के अंदर, इन दोनों को क्या कर रहा होता है, ये हार्मोनाइज कर रहा होता है। और यही चीज़ पोएट को ट्रेडिशनल बनाती है। क्या चीज़ पोएट को ट्रेडिशनल बनाती है? कि जब पोएट अपने वर्क्स प्रोड्यूस कर रहा होता है, उसमें वो होमर का टाइम आ गया, उससे पहले का थ्रू आउट इंग्लिश लिटरेचर का जितना भी टाइम है, उसकी जितनी भी हिस्ट्री है, जो उसकी जनरेशन, जो उससे पहले की जनरेशन, उनके बारे में डिस्कशन कर रहा होता है, और वो डिस्कशन उसके वर्क को टाइमलेसनेस एंड टेम्पोरलिटी का पार्ट बना देती है। तो यही चीज़ उस पोएट को भी ट्रेडिशनल क्रिएट करती है।
और जैसे स्क्रीन पे देखें कि नो पोइट, नो आर्टिस्ट ऑफ एनी आर्ट हैज़ हिज कंप्लीट मीनिंग अलोन. His significance, his appreciation is the appreciation of his relation to the dead poets and artists. You cannot value him alone. You must set him for contrast and comparison among the dead. कि आप जो कहते हो ना कि पोएट को आइसोलेटेड ही इंडिविजुअलिटी बेस पे ही एडमायर किया जाना चाहिए, उसकी न्यूनेस एंड यूनिकनेस की बेस पे, तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. कोई भी पोएट, कोई भी आर्टिस्ट अकेले अपनी सिग्निफिकेंस नहीं रखता. उसके वर्क की सिग्निफिकेंस तब होती है जब उसका डेड पोएट्स के साथ रिलेशन हो, डेड आर्टिस्ट के साथ रिलेशन हो. किसी भी पोएट, किसी भी आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करने के लिए उसको जो पास्ट में पोएट रह चुके हैं, आर्टिस्ट रह चुके हुए हैं, उनके साथ कंपेयर करना पड़ता है. तो इस स्टेटमेंट जो स्क्रीन पे शो की गई है, इसका मतलब ये है कि नथिंग कैन बी इंडिविजुअल इन टोटलिटी. कि टोटलिटी की बात की जाए तो कोई भी इंडिविजुअल नहीं होता. हर पोएट कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली पास्ट के साथ कनेक्शन रखता है. तो पास्ट और प्रेजेंट में कन्फर्मिटी होती है, यानी कोरिस्पोंडेंस होती है, दोनों एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं. जब भी आर्ट का कोई भी नया वर्क प्रोड्यूस किया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली अपने पास्ट के साथ कनेक्ट होता है. और लिटरेचर के थ्रू, पोइट्री के थ्रू हम लोग पास्ट को रिवाइव कर सकते हैं. और फर्दर पोइट कहते हैं कि पास्ट का और प्रेजेंट का आपस में बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. ठीक, ये भी कहते हैं द पोइट शुड बी अल्टर्ड, द पास्ट शुड बी अल्टर्ड बाय द प्रेजेंट as much as the present is directed by the past. And the poet who is aware of this will be aware of the great difficulties and responsibilities. यानी दोनों एक दूसरे के साथ वाइस वर्सा है. इवन कि ये कहते हैं कि जो पोएट है ना, उनको हम जज भी कैसे कर सकते हैं, पास्ट एंड प्रेजेंट इन दोनों के पैराडाइम के ऊपर रख के, इन दोनों को पैरामीटर बना के जज कर सकते हैं. कहते हैं अ मोर इंटेलिजिबल exposition of the relation of the poet to the past means to say that कि एक पोएट जो है वो पास्ट को शेपलेस मैस के तौर पे यूज़ नहीं कर सकता, बल्कि पोएट के वर्क के अंदर जो पास्ट है वो एडमायरेशन के तौर पे होना चाहिए. पोएट पास्ट को लेके चलता है तभी वो प्रेजेंट में कुछ न्यू प्रोड्यूस करता है. अब ये ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट का मतलब ही यही है कि ट्रेडिशन को साथ लेके चलना, कुछ अपना टैलेंट को लेके चलना, मीन्स जो प्रेजेंट में हो रहा है, फिर पास्ट और प्रेजेंट को यानी कि अपने टैलेंट को लेके कुछ नया प्रोड्यूस करवाना. ठीक, यानी पास्ट के आइडियाज़ को भी लेना, प्रेजेंट के आइडियाज़ को भी लेना, इन दोनों को मिलके कुछ नया प्रोड्यूस करवाना. पास्ट से आपका लिंक ना छूटे, आपका पास्ट के साथ कनेक्शन रहे. और एक और मैंने कोटेशन यहाँ पे कोट की है, द डेड राइटर्स आर रिमोट फ्रॉम अस बिकॉज वी नो सो मच मोर देन दे डिड. कि हम लोग जो उन्होंने किया उससे ज़्यादा जानते हैं उनके बारे में. और जब ये पास्ट एंड प्रेजेंट की बात करते हैं, इसी के साथ ये डीप पर्सनलाइजेशन की बात भी करते हैं. डीप पर्सनलाइजेशन क्या होता है कि अपनी सेल्फ को डीप पर्सनल कर देना, यानी कि अपनी सेल्फ के कोई भी एलिमेंट अपनी पोइट्री में ना लेके आना. मीन्स सब्जेक्टिविटी बेस्ड पोइट्री ना करना, ऑब्जेक्टिविटी बेस्ड पोइट्री करना. जैसे कि यहाँ पे कोटेशन देखें, द प्रोग्रेस ऑफ एन आर्टिस्ट इज अ कंटिन्यूअल सेल्फ सेक्रीफाइस, अ कंटिन्यूअल एक्सटिंक्शन ऑफ पर्सनैलिटी. जो इनकी थियरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री है वो यही पोइट्री कि आपने पोइट्री जो है अपने बारे में नहीं करनी, अपनी ज़ात के बारे में नहीं करनी, बल्कि ऑब्जेक्टिव होके करनी है, डीपर्सनलाइज्ड होके करनी है. जैसे कि स्क्रीन पे देखें, आपको कोटेशन शो हो रही होगी, द प्रोग्रेस ऑफ एन आर्टिस्ट इज कंटिन्यूअल सेल्फ सेक्रीफाइस, अ कंटिन्यूअल एक्सटिंक्शन ऑफ पर्सनैलिटी. इसके साथ ही एक और है, honest criticism and sensitive appreciation is directed not upon the poet but upon the poetry. और जो आप क्रिटिसिज्म भी कर रहे हो, जो एप्रिसिएशन भी कर रहे हो, वो पोएट के ऊपर नहीं, वो पोइट्री के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि आप पोइट्री के बारे में पढ़ रहे हो और पोएट ने भी पोइट्री ही प्रोड्यूस की है. तो जो पोइट्री है आप उसको पोइट्री की हद तक रखो, यानी कि पोइट्री फॉर द सेक ऑफ पोइट्री पढ़ो, और पोइट्री के अंदर जो आप एनालाइज कर रहे हो उसको देखो, जो क्रिटिसिज्म कर रहे हो उस पोइट्री के ऊपर किया जाए, ना कि पोएट के ऊपर. और ना ही जो पोएट है वो अपनी सब्जेक्टिविटी बेस्ड कोई पोइट्री प्रोड्यूस करे. सब्जेक्टिविटी कहते हैं यानी कि अपनी ज़ात के बारे में पोइट्री लिखना, अपने बायस्ड व्यूज़ को शेयर करना. फर्दर जब
ये टी.एस. एलियट बात करते हैं पोएट के बारे में, पोइट्री के बारे में, उसकी प्रोसेस के बारे में, तो वो साइंस केमिस्ट्री से एक एग्जांपल देते हैं। वो कहते हैं जब हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड बनाना होता है, हमें दो गैसेस चाहिए होती हैं, एक ऑक्सीजन की, दूसरी सल्फर डाइऑक्साइड की। कहते हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तो हमारे पास आ गए, लेकिन ये तब तक सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बना सकते जब तक हमारे पास कोई फिलामेंट ना हो। फिलामेंट हमारे पास क्या है? प्लाटिनम। ठीक, यानी कि प्लाटिनम है हमारे पास फिलामेंट। इस फिलामेंट की प्रेजेंस पे ही ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड आपस में मिलेंगे और मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे। क्लियर? अगर ये फिलामेंट यानी कि जो प्लाटिनम है हमारे पास मौजूद ही ना हो तो हम सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बना सकते। हालांकि हमारे पास जो एसेंशियल गैस है ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड वो मौजूद हैं, लेकिन इन प्रोसेस को इसको प्रोसेस करने के लिए, इसको सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड बनाने के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए प्लाटिनम ही मौजूद नहीं होगा, तो ये आपस में रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनाएंगी। तो यहाँ पे टी.एस. एलियट कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही पोएट होता है। पोएट भी एक प्लाटिनम की तरह काम करता है, एक फिलामेंट की तरह काम करता है। कैसे? अब बात को समझें। जब हमारे पास ऑक्सीजन है, एक तरफ हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, हमने इन दोनों को मिला के सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है। अब इसको सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए हमारे पास प्लैटिनम का होना ज़रूरी है। अब हमने प्लैटिनम जब हमारे पास आ गया, इन दोनों को मिला लिया और सल्फ्यूरिक एसिड बन गया हमारे पास। इसके बाद ये जो प्लैटिनम था, इसके ऊपर इस पूरे प्रोसेस का कोई असर नहीं रहा, कोई भी असर नहीं हुआ, ये प्लैटिनम का प्लैटिनम ही रहा था। ठीक, यानी कि अनअफेक्टेड बाय एनी गैस, किसी भी गैस का कोई भी इसके ऊपर असर नहीं रहा हुआ, ना ये खुद बदला, ये न्यूट्रल ही रहा, ये इनर्ट ही रहा। इसी तरह से क्या होता है, जो पोएट है वो होता है कि पोएट जो है उसने पोइट्री बनानी है, लेकिन कहता है पोइट्री ऐसी बनाए कि जो पोएट है वो अनअफेक्टेड रहे, वो न्यूट्रल रहे, वो बायस्ड ना हो और कोई भी सब्जेक्टिव एलिमेंट उसकी पोइट्री में ना आए। यानी कि अपनी ज़ात के बारे में पोइट्री ना करे, अपनी इमोशंस के बारे में पोइट्री ना करे, अपनी ज़ात से निकल के वो पोइट्री करे। अब साथ ही वो ये कहते हैं कि हाँ, पोइट का जो माइंड है वो एक टेयर की तरह का होता है, एक स्टोर हाउस की तरह का होता है, जहाँ पे बहुत सी फीलिंग्स, बहुत से फ्रेजेस, बहुत से इमेजेस होते हैं। पोइट उनको यूटिलाइज कर सकता है, उनको यूनाइट कर सकता है पोइट्री के अंदर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो पोएम क्रिएट करने जा रहा है, जब वो पोएम लिखने जा रहा है पोइट, तो उसके अंदर उसकी जो पर्सनैलिटी है, जो उसकी नेचर है, वो रिफ्लेक्ट हो। इट डज नॉट मीन दैट द पोएम क्रिएटेड बाय द पोइट शोज हिज पर्सनैलिटी और नेचर, यानी जो पोएम उसने बनाई है उसके अंदर उसकी पर्सनैलिटी, उसकी नेचर नहीं आनी चाहिए। वो अपने फीलिंग्स को, फ्रेजेस को, इमेजेस को यूज़ कर सकता है अपनी पोइट्री के अंदर, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी को वो वहाँ पे शो ना होने दे, अपने नेचर को रिफ्लेक्ट ना होने दे। अब यहाँ पे कोटेशन देखिए ज़रा। द पोइट हैज़ नॉट अ पर्सनैलिटी टू एक्सप्रेस बट अ पार्टिकुलर मीडियम विच इज़ ओनली अ मीडियम एंड नॉट अ पर्सनैलिटी। और साथ ही ये कहते हैं कि जो पोइट्री है ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप इमोशंस को अपने लूज कर दो, बल्कि इसका मतलब क्या है कि आप अपने इमोशन से escape कर जाओ। इट इज़ नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन escape फ्रॉम पर्सनैलिटी, जिसको हम लोग इनके ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी कहते हैं, कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच की बात करें। और इनका कंक्लूजन क्या है? इनका कंक्लूजन यही है कि मैंने जो जो बातें बताई हैं, टी.एस. कहते हैं कि मैंने जो जो बातें बताई ना, उसे सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन ही अपनी पोइट्री के अंदर अप्लाई कर सकता है, क्योंकि इट इज़ वेरी हार्ड थिंग टू टेक इंटरेस्ट इन पोइट्री एंड टू कीप अ पोएट असाइड। क्योंकि मोस्टली हम क्या करते हैं, हम जो पोएट है उसका नेम पढ़ के, उसके फेम को पढ़ के ही पोइट्री को पढ़ रहे होते हैं। वी कैन नॉट सेपरेट देम फ्रॉम ईच अदर, उसको एक दूसरे से अलग नहीं कर पा रहे होते। लेकिन हमें करना क्या है, हमें चाहिए कि हम ऑब्जेक्टिव वे में पोइट्री को पढ़ें। हम लोग को टेक्निकल एक्सीलेंस देखनी चाहिए,
लेकिन कहते हैं यहाँ पे बहुत ही कम लोग हैं जो कि टेक्निकल एक्सीलेंस को देखते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। यानी कहते हैं कि किसी भी पोइट्री को अगर पोइट की स्किल उसके नेम के साथ हम जज करें तो उसको जज करना, उसको एडमायर करना बहुत इजी चीज़ होती है। लेकिन सबसे मुश्किल चीज़ क्या होती है कि जो टेक्निकल स्किल उस पोएम के अंदर या आर्ट के अंदर यूज़ की गई हुई है, उसको उसको एडमायर करना, उसको जज करना, उसको देखना। और इसके साथ साथ हार्डेस्ट थिंग क्या होती है कि जो इमोशंस पोएम के अंदर हो वो देखना, जो पोएम के अंदर पोएट से अलग इमोशंस हो वो देखना, वो हार्डेस्ट थिंग होती है। तो कहते हैं द रीडर मस्ट नो दैट आफ्टर गिविंग बर्थ ऑफ द वर्क ऑफ आर्ट द कनेक्शन बिटवीन दैट आर्ट एंड द आर्टिस्ट इज एंडेड। कि जब एक आर्टिस्ट ने एक आर्ट का वर्क प्रोड्यूस कर दिया, एक आर्ट प्रोड्यूस कर दिया, तो इट मीन्स उसके वर्क को प्रोड्यूस करने के बाद जो उसके दरमियान में आर्टिस्ट और आर्ट के दरमियान जो कनेक्शन है वो खत्म हो जाता है, यानी कि डीपर्सनलाइजेशन वहां पे हो जाती है। एंड अ पोएट मस्ट नो दैट टू रीच एट द लेवल ऑफ इम्पर्सनैलिटी he first has to sacrifice himself and has to surrender himself totally to that work। और पोएट को पता होना चाहिए कि अगर वो इम्पर्सनैलिटी की लेवल पे पहुंचना चाहता है तो उसको खुद को सेक्रीफाइस करना होगा और टोटली क्या करना होगा, सरेंडर हिमसेल्फ टोटली टू दैट वर्क। ठीक। और इसी के साथ वो अपने इस ऐसे का कंक्लूजन करते हैं, यानी हमने देखा द पोएट सेंस ऑफ ट्रेडिशन इम्पोर्टेंट था और द इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री आर कम्प्लीमेंट्री थिंग्स। ये चीज़ें देखी हमने इस ऐसे में। तो आई होप कि आपको ये ऐसे जो है क्लियर हो चुका होगा, इस ऐसे में कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इस ऐसे के जो क्वेश्चंस हैं 1 बाय 1 वो भी डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।